हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश प्रिया। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी में। दोस्तों हम आज बात करेंगे भारत के प्रमुख पठार। दोस्तों भारत के अंदर बहुत प्रमुख पठार कौन कौन से पाए जाते हैं, दोस्तों पठार होते हैं क्या, दोस्तों पठार बनते कैसे, दोस्तों पठार की उत्पत्ति कैसे होती है, दोस्तों वो पठार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कितने भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पूरे पठार के बारे में कवर करें दोस्तों। पठार से संबंधित हमें एग्जाम क्वेश्चन दोस्तों, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और हमारे नॉलेज के बेस पे हमारे को पता होना बेहद जरूरी है कि पठार होते क्या दोस्तों, और पठार का निर्माण होता है दोस्तों, पठार किसको बोला जाता है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों कि पठार जो होता है दोस्तों, वैसे हम अलग अलग तरीके से देखा जाता है दोस्तों। हमें पठार से विभिन्न प्रकार के हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमें पठार होते क्या, लेकिन दोस्तों हमें पठार जो जो निम्न परिभाषा, जो मेन परिभाषा होती है दोस्तों, वो हो है क्या दोस्तों, पठार होता है क्या दोस्तों। क्योंकि तो एग्जाम में हमें क्वेश्चन पठार समझ ऐसे तरीके पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा, भारत का सबसे छोटा पठार होता है कौन सा दोस्तों, पठार होते क्या दोस्तों, और जो पठार होते हैं दोस्तों उसकी लंबाई के कौन सा लंबाई के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा पठार कौन से राज्य में पाया जाता है, कहाँ सबसे जो हम बोलते थे पठार, जो पठार भी विभिन्न प्रकार के होते थे तो उन पठारों के जो इसकी लंबाई चौड़ाई, इनकी जो इनका मैदान है दोस्तों वो कितना है, कितना वर्ग क्षेत्रफल में बटा हुआ है, कितना क्षेत्रफल में ये विभाजित है, कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है दोस्तों। इस संबंधित क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ रहे हो दोस्तों। हमारे को नॉलेज के बेस पे पता होना बेहद जरूरी दोस्तों, क्योंकि नॉलेज के बेस पे इस तरीके से पता होना जरूरी, क्योंकि हम अगर पठार के बारे में अगर कोई हमें अगर पता मान लीजिए कि मैदान की बात करें तो मैदान हम अच्छी तरीके से ये समझ जाते हैं मैदान होता है क्या दोस्तों, एक समतल जो भूमि होती है उसे मैदान बोल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों कोई ये बोलते हैं कि खाड़ी क्या है, तो खाड़ी के बारे में बता दें कि दोस्तों कि खाड़ी ये होती है कि इसकी जो गहरा स्तर होता है, जो एक लंबाई के आधार पर बटा हुआ है, जो गहरा होता है दोस्तों, और उसके अंदर काफ़ी वो जमीन से धंसा हुआ एरिया होता है, तो उसे हम खाई बोल देते हैं या फिर उसे खाड़ी बोल देते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें पठार के उसी तरीके से मैदान के बारे में पता, इसी तरीके से मान लीजिए जिले के बारे में बोलते हैं कि जिले होती क्या, तो दोस्तों एक विभिन्न एक झील उसे बोलते हैं जो कि मतलब पानी अगर किसी जो पानी होता है नदी है तालाब का, जैसे समुद्र पानी जो किसी समुद्र जो किसी ज़मीन के किसी ऐसे गहरे हिस्से में चला जाता है जहाँ पे आस पड़ोस में वो पानी का पानी अंदर चला जाता है, और आस पड़ोस में उस मिट्टी के सहारे मिट्टी के अंदर वो पानी रहता है, और आस पड़ोस में मिट्टी ढल आती है दोस्तों, तो उसको हम झील बोलते हैं। क्यों नहीं कि जिस तरीके से हम जिस तरीके यानी कि बहुत ही बड़ा आकार जिसमें पानी पूरे चारों तरफ से वो गिर जाता है ज़मीन से, और नीचे उसके ढल में पानी है तो उसे झील बोल दिया जाता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों हमें नदियों के यानी नदी वो होती है जिसकी हमें पूरे पृथ्वी पर होकर वो मतलब एक धारा के रूप में प्रवाहित होती रहती है, उसे नदी बोल दिया जाता है। झरना उसे बोलते हैं जो ऊपर से नदी के तल से ऊपर से जो तल से नीचे गिरता है तो उसे धारा बोलते हैं, उसे हम झरना बोल देते हैं ना उसको। उसे जलप्रपात भी उसी तरीके से यानी कि जो ज़मीन होती है दोस्तों वो उसके जो जब वो ऊपर से जब नदी ऊपर नीचे होती है दोस्तों, तो वो नीचे जब ऊपर से किसी नीचे स्थान पर जब गिरती है दोस्तों काफ़ी ऊँचे, जैसे मैं आपसे बोल सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा, वो आप बोले कि जोगियागढ़, कौन सी नदी पर, सरस्वती नदी पर बना हुआ दोस्तों। तो आप इस तरीके से बताओ कितना किलोमीटर, तो लगभग 545 255 है ना, तो इस तरीके से बता दो दोस्तों। मैंने झरने संबंधी में जलप्रपात संबंधी और झीलों संबंधी क्वेश्चन बना चुका हूँ मैं आपको वीडियो, तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए, आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन और आपके नॉलेज के बेस अच्छी तरीके से आपको पता हो चलेगा दोस्तों कि हमें ये झरना होता क्या है, उस जलप्रपात होते क्या, झीलें क्या होती है दोस्तों, और दोस्तों ये नदी क्या होती है, नदियों से कहाँ कौन सी नदी कहाँ गिर रही है, कहाँ जाके मिल रही है, कौन सी नदी कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई से संबंधित हम क्वेश्चन अच्छी तरह कवर कर चुके हैं दोस्तों, हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये हम वीडियो में कवर कर चुके हैं दोस्तों, जिससे मैं आपको जाके देख लेना चाहिए ताकि आपको अपने नॉलेज अपने एग्जाम के बेस अपने नॉलेज के बेस दोनों बेस पर अच्छी तरीके से तैयारी हो सके, और आपको अपने नॉलेज का विस्तार हो सके दोस्तों। तो दोस्तों हम इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे पठार होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों पठार कोई मैदान के ऊपर ही पाए जाने वाला एक क्षेत्र होता है दोस्तों, तो उसे पठार, तो दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे पठार होता क्या है, पूरा डिटेल आपको अच्छी तरीके से कवर कर दिया जाएगा ताकि आपको पठार समझ किसी ये कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है दोस्तों। कन्फ्यूजन देखिए पठार है क्या, बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे जिससे कि पठार हमें बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाए दोस्तों। वैसे वन लाइन फैक्ट करें तो हमें पता चल जाता है कि पठार ये होता है, ये हम एग्जाम के बेस पे एक अलग तैयारी नहीं, मान लीजिए कि एग्जाम पे और नॉलेज के दोनों बेस पर हम अच्छी तरीके से तैयारी, जैसे एग्जाम बेस तैयारी करें तो हम फिलहाल ऐसे उसके कुछ मेन टॉपिक यानी कि अगर एग्जाम और नॉलेज के बेस दोनों पे करें दोस्तों हमें पूरा ही डिटेल अच्छी तरीके से समझे। मान लीजिए कोई कहानी का जो मकसद होता है दोस्तों कि अगर मैं कहानी पढ़े कि यार उस राजा का नाम क्या था तो उस राजा का नाम ये बता, उस गाँव का नाम क्या था, गाँव का नाम ये बता, वो क्या उसका मकसद था, क्या महत्व था ये बता। लेकिन अगर उस कहानी को अगर हम ये समझेंगे नहीं इसको हम नॉलेज को भी हम पढ़ना है दोस्तों, तो पूरा हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो पूरा ही डिटेल हम नॉलेज के बेस पर तैयारी हो जाएगी, और हमारे एग्जाम के बेस पर तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी दोस्तों। तो पता चल जाए हमें पूरा ही डिटेल में इस तरीके से पढ़ना है ताकि हमको पता चल सके दोस्तों। तो दोस्तों पूरा ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे भारत के जो प्रमुख पठार है और पठार बनते का, इससे सबसे मेन बात तो ये और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई इससे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, नॉलेज से बेस पे आपको कोई से भी अच्छी तरीके से जो तैयारी हो दोस्तों उसमें पूरी आपको पठार समझ जिंदगी भर आपको अच्छी तरीके से याद रहे पठार
होता क्या दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको वीडियो पठार संबंधित क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ। तो दोस्तों सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, हम बात करेंगे पठार, भारत के प्रमुख पठार। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पठार होता क्या है ना। तो पठार पृथ्वी से ऊंचे उठे भाग पठार क्या दोस्तों, सिंपल सी भाषा में दे रहे पृथ्वी से जो ऊंचे उठे भाग को हम पठार। अब दोस्तों पृथ्वी से कैसे ऊंचे उठे बात ये पृथ्वी है ना दोस्तों, गोल गोल है खा रहे, तो पृथ्वी से ऊंचे उठे भाग को पठार बोलते हैं। तो सर पठार दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी विभिन्न आकृतियाँ मिलती है, जैसे हिमालय हो गया ना दोस्तों, मैदान हो गए है ना, बहुत सारी खाड़ियाँ हो गई दोस्तों, बहुत सारी नदियाँ जो बहती है उससे खाड़ियाँ हो गई दोस्तों, बहुत सारे ऊंचे नीचे खड्डे हो गए दोस्तों। तो इस तरीके से तो, लेकिन दोस्तों कहीं काफ़ी बड़ा एक ऐसा मैदान होता है जहाँ पे ऊपर से जैसे मान लीजिए कि कोई एक समतल भूमि होती है, उसके नीचे एक और समतल भूमि हो जाती है, उसके नीचे और समतल भूमि हो जाए, तो इनको क्या बोलते हैं, पठार बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं पठार, यानी कि एक सीढ़ी टाइप, यानी कि एक सीढ़ी होती है उसे पठार इस तरीके से बोल दिया। यानी ये क्या होता है, पठार पर्वत। अब आगे पठार पर्वत जितने ऊंचे नहीं होते, बल्कि पठार की पर्वत की ऊंचाई की तुलना में काफ़ी कम होती है। अब ये क्या होता है दोस्तों, पठार होता है वो किसी पर्वत तो काफ़ी आपने देखा होगा दोस्तों, काफ़ी ही ऊंचाई तक रहते हैं, यानी कि उनका अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। और पठार जो होता है दोस्तों वो काफ़ी नीचे होता है, काफ़ी छोटा यानी कम होता है, जिससे कि वो काफ़ी उस हिमालय की तुलना जो पर्वत होते हैं उनसे काफ़ी छोटा हो, इसलिए उसे पठार बोल दिया जाता है। तो नहीं होते, बल्कि पठार ऊंचे तुलना में काफ़ी कम होती है। लगभग सभी पर्वतों शिखर चोटी है, सभी पठार शिखर चोटी दोस्तों। अब आपने देखा होगा जो कोई पर्वत होता है, कोई हिमालय होता है दोस्तों, एक चोटी होती है, यानी कि सबसे आखिरी बिंदु जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों, बिंदु, यानी कि उसको चोटी, यानी कि उसका शिखर या फिर उसकी जो शीर्ष, ये बोल दिया जाता है ना। तो हमें क्या है कि सभी पर्वत या जो चोटियाँ होती उसे, जबकि पठार कोई शिखर नहीं होता, ये तो समतल होता है ना। जैसे पठार पर्वत, जैसे पठार बना हो, जैसे मान लीजिए कोई परत होती है, कोई तो परत एक से ऊपर नीचे से ऊपर चलती है, तो नीचे से एक परत है, उसी ऊपर एक और छोटी सी परत ऊपर रख देंगे, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो परत ऊपर जाके एक और परत का निर्माण हो जाएगा। तो इसी तरीके से पठार का भी होता है दोस्तों, जमीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जब वो मैदान जैसा हिस्से देते दोस्तों, पठार बोल दिया जाता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, क्या दे रखा है, पर्वतों की तरफ पठार की ऊंचाई तो होती है, पर्वतों की तरफ पठारों की ऊंचाई तो होती है, लेकिन इनका ऊपरी भाग मैदानी भाग के समान समतल हो। अब दोस्तों माना कि चलो ठीक है कि हिमालय पे जो चोटियाँ होती हैं उसी तरीके से मान लीजिए पर्वत पठार होते हैं, इतनी ऊंचाई भी हो सकती है, पर जिस तरीके से उनका वो चोटी, जिस तरीके से जिस तरीके से उनकी जो ऊंचाई पर जाके जो तिकोना बन जाता है, उसका जो हिस्सा, जो ऊपर का जो शीर्ष हिस्सा है, तो जो उसका जो शिखर, जो उसका फिर उसकी चोटी है, जो उसका जो सर है वो ऊंचा हो जाए, इस तरीके से इसका कुछ नहीं होता दोस्तों, ये बहुत समतल होता है ना। तो फिर मठान पूरी धरती 33 भाग पर दोस्तों, पूरी धरती पर 33% भाग मान लिया जाए कि 100% में से अगर आपको बात किया जाए तो 63 यानी कितना 68% आपको क्या मिलेगा, 67% क्या मिलेगा दोस्तों, आपको केवल ये अन्य भूमि मिलेगी, लेकिन 33% आपको पठार मिलेगा। मान लिया जाए कि बहुत ही मैदानी भाग मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये हमारा राजस्थान हो गया है ना, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, थोड़ा सा बिहार हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एरिया है ना दोस्तों, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश का एरिया आ जाएगा, थोड़ा तमिलनाडु, थोड़ा तेलंगाना आ जाएगा, थोड़ा सा। और ये दोस्तों है ना, ये एरिया ना ऐसा है कि दोस्तों इसमें समतल भूमि, यानी कि थोड़ा पठार जैसा पाया जाता है दोस्तों, इसमें समतल भूमि पाई जाती है दोस्तों। 33% भाग इन पर पठारों की सागर की ऊंचाई दोस्तों, पठारों के सागर तल से ऊंचाई लगभग 600 मीटर तक ही हो सकती है दोस्तों। इसमें दे रखा है कि जो पठारों की जो सागर, यानी सागर जो तल है, जो मान लीजिए सागर है, कोई समुद्र है दोस्तों, तो उसकी जो नीचे की जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है, उसी के आधार पर ऊंचाई से लगभग 600 मीटर तक ही हो सकती है, यानी उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा 600 मीटर तक हो सकती है दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती दोस्तों। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, पठार की परिभाषा की बात करें तो पठार की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है दोस्तों। किस तरीके से दी जा सकती है इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों दे रखा है, अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्या दे रखा है दोस्तों, डिटेल परिभाषा क्या दे रखी है इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दे रखा है इसमें, अब जिसमें दे रखा दोस्तों हमें कि पठार की परिभाषा। अब पठार की जो परिभाषा वो क्या है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। पठार की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है दोस्तों, क्या दी जा सकती है, धरातल का उभरा हुआ विशिष्ट रूप से जो अपने आसपास की जमीनों से काफ़ी ऊंचा उठा होता है, उसे हम पठार दोस्तों क्या दे रखा है, धरातल का उभरा हुआ विशिष्ट स्थल रूप जो आसपास की जमीन से काफ़ी ऊंचा उठे, जो आसपास की, मान लीजिए कि कोई ऐसा चबूतरा होता है ना, चबूतरा यानी कि किसको बोलते हैं हम, चबूतरा, जहाँ पे हम जमीन से थोड़ा ऊंचा उठाकर बनाते हैं ना, या फिर जिसपे हम बैठने जैसी स्थिति हो सके ना, तो वो इस तरीके से मान लीजिए कि वो एक पठार हो सकता है ना। तो काफ़ी ऊंचा उठा है, कहलाता है। इसके ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट दोस्तों। इसका जो ऊपरी भाग होता है बहुत सिंपल तरीके से समझ गए हम कि मतलब इसका जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा होता है और सपाट होता है, सपाट यानी कि समतल होता है दोस्तों। पठारों का वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, तो
पठारों का जो वर्गीकरण है दोस्तों वो कितने प्रकार से बांटा जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। पठारों का वर्गीकरण निम्न 3 प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों। कैसे? जलवायु के आधार पर पठारों का वर्गीकरण किया जा सकता है, अंतरजातीय बलों से उत्पन्न पठार और बहिर्जात बलों से उत्पन्न। दोस्तों पठारों का निर्माण कोई इंसान नहीं करता दोस्तों, कोई इंसान या कोई मानव नहीं करता दोस्तों। वहाँ पे वो केवल वो या तो प्रकृति उसका निर्माण कर देती है, या फिर कोई बल होते हैं, या फिर कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, या फिर कोई ऐसी स्थिति प्राकृतिक घटना घट जाती है जिसकी वजह से, जैसे मान लिया बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, और या फिर कोई भूकंप आ जाता है, या फिर कोई हिमालय पर्वत या कोई वहाँ से धंस जाते हैं, जमीन इधर से उधर हो जाती है, तो इस तरीके से पठारों का निर्माण होता है दोस्तों। तो कोई इंसान नहीं करता इनको, जलवायु के आधार पर पठारों। बस जलवायु तो क्या, मान लीजिए कि जलवायु की इस तरीके से, जलवायु का मतलब ये समझ, मान लीजिए बरसात हो गई है ना, तो ये जलवायु का उदाहरण है। मान लीजिए कि जलवायु के साथ से बर्फ ऊपर से गिर गई है ना, तो बर्फ से वो क्या है, नीचे धंस गई, वो भी एक जलवायु का, यानी कि हिम से है ना, वायु से है ना, वायु से भी पठारों का निर्माण होता है। मतलब मान लो वायु से क्या होता है दोस्तों कि जब हवा हवा जाती है तो उस पर क्या धूल होती है, वो धूल क्या है, कट 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 के वो एकदम समतल जैसी हो जाती है ना दोस्तों। जैसे मान लो प्रेशर्स के द्वारा किसी जमीन पर हम किसी अच्छी तरीके से उसको सफाई कर दोस्तों, तो क्या जमीन के जो होता है दोस्तों, भारी जो मिट्टियाँ होती है वो क्या है, नीचे से उखड़ कर धूल की तरह उड़ने लगती है, और वहाँ पे वो अपना एक जैसा समतल निर्माण कर लेती है। तो इस तरीके से बल और पठार का निर्माण होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दे रखा है दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों हमारे को जलवायु का आधार पठार। अब जलवायु तो है जैसे 3 अंतर्जातीय बलों, जैसे बहिर्जातीय, अंतर्जातीय बलों को मैंने जलवायु का आधार बता दिया, अंतर्जातीय बलों और बहिर्जातीय, ये तीनों जल के आधार पर हमें ये पठार का निर्माण करने को। अब तो जलवायु का आधार पठार का 3 प्रकार कैसे किया जा सकता है दोस्तों, शुष्क पठार। अब दोस्तों शुष्क पठार यानी कि शुष्क से आप समझ गए होंगे कि गर्मी, यानी गर्मी का मतलब शुष्क होता है। आर्द्र का बहुमत आप समझिए, आर्द्र यानी कि कुछ शुष्क होता है, कुछ ठंडा होता है, कुछ शुष्क कुछ ठंडा, यानी कि ये कह सकते हैं कि हमें मतलब ज़्यादा गर्मी भी हो, ज़्यादा ठंड भी नहीं दोस्तों। हिम पठार का मतलब ये समझ लीजिए, यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही ठंडा प्रदेश है ना। तो इन तीनों के आधार पर, जलवायु आधार पर हम बांट सकते हैं दोस्तों किसको, पठारों को, यानी पठारों का निर्माण इन तीनों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे अब दे रखा दोस्तों कि भारत के, अब दोस्तों बातें आगे बढ़ते हैं, भारत के मुख्य पठारों का वर्गीकरण। दोस्तों भारत के प्रमुख पठार है दोस्तों, आपको बताया उनका वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करेंगे। कैसे? एक तो हम वर्गीकरण हम तो जलवायु के आधार पर कर लिया अपन ने, बहिर्जातीय बल, अंतर्जातीय, दोनों अंतर्जातीय बहिर्जातीय। तो दोस्तों हम वर्गीकरण करते हैं किस तरीके से करते हैं दोस्तों, अब देखते हैं इसको दोस्तों। तो भारत के मुख्य पठारों का वर्गीकरण, मालवा का पठार दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात करें हम नाम के डिटेल पर, नाम से डिटेल, जैसे मान लीजिए कि अपन पता चल गया कि ये इस तरीके से निर्माण होता है, इनके द्वारा निर्माण होता है, किसके द्वारा, इन बलों के द्वारा निर्माण होता है, कुछ जलवायु के आधार पर होता है। तो दोस्तों हमें ये पता करना है दोस्तों कि ये जो कौन सा पठार किसके द्वारा बना है और कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले मालवा के पठार बात करें दोस्तों, तो ये मालवा पठार गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि तीनों राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। मैंने बता दिया है कि मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार, मैंने जो समझिए कि ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात में मिलेगा दोस्तों। इस पठार की ऊंचाई लगभग 500 से 610 मीटर मिलती है। कितने मैंने आपको बताया, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर दोस्तों, 600 मीटर तक जो पठार होता है उसे वो ऊंचाई तक रहता है दोस्तों। फिर तक पठार अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत दोस्तों, इसी में आपको बता दूं मैं कि जो अरावली पर्वत है मध्य प्रदेश में, और जो हिमालय पर्वत दोस्तों वहीं पे विंध्याचल पर्वत ये के बीच स्थित इस पठार का निर्माण लावा से निर्मित हो। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि बल होता है, बल में आपको पता है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ज्वालामुखी भी हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है दोस्तों, ज्वालामुखी भी हो सकता है। तो लावा से निर्मित होता है। मालवा का पठार निर्माण ग्रेनाइट से होता है दोस्तों। जो ये दोनों पठार है ना दोस्तों, कौन सा, अरावली आपको देखा होगा, मैंने आपको बता दिया अरावली सबसे मध्य प्रदेश, मान लीजिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हिस्सा आपको मध्य प्रदेश से हिस्सा बना के, कि मान लीजिए कि कोई मध्य प्रदेश से ये इस तरीके से हिस्सा है, यूँ समझ लीजिए ये हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों। तो जो अरावली किस तरीके से, अरावली ये है, विंध्याचल, फिर सतपुड़ा और महादेव है ना, ये हो गया। तो इसमें दे रखा है कि जो अरावली हो गया, ये अरावली और विंध्या है ना, तो ये विंध्या, इसके बीच में पठार है, इसके बीच में पठार है वो कौन सा, मालवा का पठार है ना। मालवा का पठार इसी में स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये मालवा और ग्रेनाइट तो ये पूरा मीटर मिट्टी से ढका हुआ है। क्या है, लावा से निर्मित। लावा क्या होता है, जो आपको पता है, जो 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 ज्वालामुखी होता है उसके अंदर से गरम गरम जो पदार्थ निकलता है उसे लावा बोलते हैं ना। सो आपको ध्यान रखना है। ग्रेनाइट, उसमें ग्रेनाइट जो होता है दोस्तों, आपको पता है ग्रेनाइट एक जो लावा होता है उसके अंदर से पदार्थ निकलता है उसे ग्रेनाइट कहा जाता है, आपको पता है दोस्तों। फिर आपके बाद का पठार मिट्टी से ढका हुआ है। इस आगे बढ़ते हो तो पठार मिट्टी और इससे मध्य में भाग को चंबल नदी से, पश्चिम भाग को माही नदी से, बेतवा नदी से पूरे भाग को प्रभावित किया है दोस्तों। जो दे रखा है इसके अंदर देखो, मालवा का पठार निर्माण ग्रेड से हुआ है और यह पठार में पूरा मिट्टी से ढका हुआ है, यानी पूरा ही मिट्टी से ढका हुआ है, यानी कि इसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ नहीं है, यानी पूरा ही मिट्टी से ढका हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों दे रखा है। और चंबल नदी ने पश्चिम भाग को माही नदी ने तथा पश्चिम चंबल नदी ने क्या दोस्तों, जो चंबल नदी जो उसकी जो चंबल नदी आपने देखी, जानापाव, महू के जानापाव, इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलती दोस्तों। तो ये मालवा के होके निकले, मालवा में दोस्तों मध्य प्रदेश आता है ना। तो मालवा हिस्से से निकल दोस्तों। ये इसमें क्या है, पश्चिमी भाग को माही नदी, ये पश्चिम भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा, पश्चिम भाग की बात करें दोस्तों तो हमारा सबसे जो कौन सा एरिया दोस्तों हमारा, जो जैसे खंडवा, खरगोन, इस तरीके से जो पश्चिमी भाग है ये दोस्तों, ये
हमें इसको ये पश्चिम बंगाल से झाबुआ हो गया, है ना, झाबुआ हो गया, झाबुआ रतलाम, है ना, ये जो हिस्सा है ना, सो ये माही नदी तथा बेतवा नदी के इसी पूरी भाग को यानी कि माही नदी आपको मतलब पश्चिम भाग को और पूरी बेतवा पूरी भाग को ये प्रभावित करती है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, इसे ध्यान रखना। तो ये आपका पता है पठार, आपको इसमें मध्य प्रदेश के पठार जो है, जो मालवा का पठार है वो लगभग 510 से 600 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और ये जो पठार है दोस्तों, ये हमें जो जो पूरी पठार जो चंबल नदी है वो, और ये ग्रेनाइट से हुआ है, लावा से हुआ है, और ये ग्रेनाइट से हुआ है, पठार ने ढका हुआ है। और ये पश्चिम भाग को माही नदी, चंबल नदी ने पश्चिम भाग को, माही नदी ने तथा बेतवा नदी ने पूर्वी भाग को प्रभावित किया है ना। तो दोस्तों ये क्या है, पूर्वी भाग को, पूर्वी भाग में कौन कौन सी नदी है, माही नदी और बेतवा नदी, दोनों नदी ने मिलकर इसको प्रभावित, का मतलब ये होता है यानी कि उस पठार के ऊपर ये होकर गुजरती है दोस्तों, यानी कि उससे इसका निर्माण होता है दोस्तों। अब बात करें बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों बुंदेलखंड का पठार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ दोस्तों। मध्य प्रदेश जो है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपने पता ही है, मैंने मध्य प्रदेश बताया था। इस तरीके से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मान लिया में, ये जम्मू कश्मीर है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इधर गुजरात आ जाता है दोस्तों, और ये इधर, तो ये हिस्सा नहीं, ये उत्तर प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का पठार और ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का, तो ये इनको और बीच में दोनों फैला, यानी कि किसके बीच में फैला हुआ दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के दोस्तों बीच में फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ। किसके बीच में फैला हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बीच में, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप ही, ताकि आपको पूरा ध्यान रहे कौन सा कहाँ से फैला हुआ है, ये आपको डिटेल में पता रहे दोस्तों। तो ये कहाँ किस फैला हुआ दोस्तों, ये हमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश फैला मिलेगा निर्माण, यानी कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दे रखा है जिसमें इसमें कि ग्रेनाइट और नीस से हुआ है दोस्तों। इसमें कोई, इसमें पहले तो ग्रेनाइट मालवा का पठार, इसमें कोई से ग्रेनाइट और नीस भी एक पदार्थ है नीस भी क्या है दोस्तों, पदार्थ है। तो ये भी ग्रेनाइट और नीस से हुआ दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, पता होना चाहिए दोस्तों इसमें। तो बुंदेलखंड का ये हमारा, तो ये कम गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क पदार्थ, ये इसमें कोई गुणवत्ता नहीं, यानी कि गुणवत्ता का मतलब इसके जो पठारी मैदान, उसमें मान लो जो खेती बाड़ी भी की जा सकती है, उसमें उर्वरा शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि हमें अच्छे से फसल हम उगा सकते हैं दोस्तों पठारों पे। तो जो पठारी, जो मैदान के जो पठारी लोग होते हैं, वो पठारों पे ही अपना सारा फसलें वगैरह उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों ये जो कम गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क पदार्थ, जिसमें कम, इसमें उर्वरा शक्ति कम होती है, जिसकी वजह से ये बुंदेलखंड पठार कम गुणवत्ता वाला होता है। दक्षिणी, उत्तरी और उत्तर पूर्व, ये नहीं दक्षिणी और उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्व। अब दोस्तों मैं बना लूँ कि ये हमारा मान लिया कि ये भारत देश, इस तरीके से थोड़ा सही तरीके से नहीं बन पाएगा। जैसे मान लिया कि ये भारत देश है ना, ये श्रीलंका हो जाएगा। तो दोस्तों बुंदेलखंड के पठार से कम गुणवत्ता वाला लोहा दक्षिण से उत्तर, अब दक्षिण कौन सा हो गया, ये, और उत्तर पूर्व क्यों, यानी कि ये मध्य प्रदेश से मध्य, ये उत्तर प्रदेश, तो हमारे क्या मध्य दक्षिण से उत्तर के, दक्षिण से इधर साइड है ना, और उत्तर पूर्व की, उत्तर पूर्व को कौन सा हो जाएगा, यानी उत्तर ये हो जाएगा, और पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे को बुंदेलखंड पठार कम गुणवत्ता वाला है, इसके वाला प्राप्त यहाँ से होता है दोस्तों। आगे बढ़ते, इसकी ढलान बनी हुई है दोस्तों। ढलान की मैंने बता दिया आपको, ढलान यानी कि जो मतलब ये एक परत के नीचे एक परत, एक परत के नीचे एक परत, एक परत के नीचे एक परत, इस तरीके से बना हुआ दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। आगे बढ़ते, छोटा शायद आप समझ के हो दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार मैंने आपको बताया दोस्तों, छोटा नागपुर पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना हुआ दोस्तों। दोस्तों पठार क्या है दोस्तों, कि कोई बड़े पठार होते, कोई छोटे पठार होते, इस तरीके से पठार होते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है कि कोई छोटे पठार होते, कुछ बड़े पठार होते दोस्तों। तो बहुत सारे पठार ऐसे होते दोस्तों कि वो काफ़ी छोटे छोटे, कुछ छोटे पठारों से मिलकर बन जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पठार, यानी कि उनकी जो चौड़ाई होती है, ऊंचाई, जो लंबाई होती है वो कम होती है, जिसकी वो कम हो जाती है दोस्तों, नहीं वो उससे मिलकर वो बन जाते हैं दोस्तों। आपको शायद समझ में होगी। आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें दे रखा है कि जिसमें रांची का पठार, जैसे मतलब झारखंड की राजधानी रांची है ना, आप उसकी रांची जो पठार है उसका, वो हजारीबाग का पठार, उत्तर प्रदेश का हजारीबाग दोस्तों उसका पठार, और कोडरमा, ये भी झारखंड के अंदर में ही एक स्थान है दोस्तों। यह पठार झारखंड में फैला हुआ है ना। तो ये सारे पठार कहाँ है, झारखंड में मिलेंगे। कहाँ पे, झारखंड। अब झारखंड कहाँ है, बिहार। झारखंड आपको उत्तर प्रदेश के थोड़े से नीचे हिस्से में जाएंगे आपको, तो वहाँ पे झारखंड बिहार मिल जाएगा, है ना। तो आपको आगे बढ़ते तो समझ गए होंगे आप। इस पठार के पूर्वी सिंधु गंगा का मैदान तथा दक्षिणी दोस्तों जो ये पठार है, अब मान लिया जाए कि यहाँ पे बना देता हूँ मैप मान लिया जाए कि ये मैप मैंने भारत बना दिया दोस्तों, मान लिया भारत के नीचे थोड़ी ये बना दिया, और ये हमारा श्रीलंका हो गया। अब जैसे यहाँ पे इस पठार, अब मैंने बताऊँ दोस्तों कि इस पठार के पूर्वी में सिंधु गंगा, अब पूर्वी कौन सा हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा, और ये दक्षिण, ये पश्चिमी हिस्सा, और इधर जो है दोस्तों हमारा सिंधु गंगा मैदान दक्षिण महानदी। अब पूर्व में तो कौन सा, ये सिंधु गंगा, ये सिंधु नदी, ये सिंधु और गंगा नदी, ये सिंधु गंगा है ना, और तथा दक्षिण में महानदी। तो महानदी कहाँ है, ओडिशा में, ये महानदी का, ये ओडिशा यहाँ है दोस्तों। तो ओडिशा महानदी का पठार इसमें आ जाता है दोस्तों, किसमें, इसी में। आपको ये शायद आप समझ गए होंगे इसमें आपको। तो आगे बढ़ते हैं, छोटा नागपुर, एक तो बड़ा छोटा नागपुर पठार में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं
छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल लगभग 6500 मीटर वर्ग मीटर में, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर। दोस्तों इसकी जो लगभग ये कितने वर्ग किलोमीटर फैला हो दोस्तों, ये 6500 वर्ग किलोमीटर फैला है, इसकी ऊंचाई लगभग 700 मीटर। दोस्तों इस पठार में कोयले की विशाल कोयले को जो कि बहुत सारे पठार ऐसे होते हैं जिसमें इसमें लोह अयस्क पाया जाता है, किसमें ग्रेनाइट्स होता है, कोई नीस होता है किसमें। तो इस तरीके से इसमें जो पठार दोस्तों, इसमें कोयला, आपको पता है दोस्तों कोयला में सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, कहाँ है, जो झारखंड में कोयला पाया जाता है दोस्तों। तो कोयले के इस विधान में दामोदर घाटी में बसे उद्योग के ऊंचे संबंधित दोस्तों, इसी पठार की वजह से जो कर्नाटक है दोस्तों, उसी के पास में जो दामोदर घाटी है दोस्तों, तो वो बिहार और झारखंड से जो कोयला होता है ना दोस्तों, उसी से उद्योग जो उद्योग उसके पास के जो उद्योग होते हैं, छोटा नागपुर के पास जो उद्योग जो वहाँ पे कोयले ज़्यादा होते हैं दोस्तों, इसकी वजह से क्या है दोस्तों कि वहाँ पे वो वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं वो इसी कोयले की ऊर्जा से वो चलते हैं दोस्तों, उसी की आवश्यकता पूरी होती है दोस्तों। आपको शायद समझ हो गए होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, भारत के प्रमुख पठार। अब भारत के प्रमुख पठार यानी कि भारत के प्रमुख का मतलब समझिए, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार दोस्तों। अब शिलांग का पठार, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, शिलांग के पठार दोस्तों, इस पठार के दोस्तों इसमें क्या शिलांग का पठार यानी मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों, शिलांग है। और मेघालय का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है दोस्तों। तो ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, इसमें बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ मिलती हैं, जनजातियाँ मान लीजिए गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी एरिया दोस्तों, पहाड़ों में रहने वाली जनजातियाँ हैं दोस्तों। और इनका जो जीवन यापन दोस्तों पहाड़ों में ही होता है। आप अगर देखेंगे ना तो इनकी तो ये अपने से अलग ही है दोस्तों। इनकी जो रहन सहन, खान पान, विचार स्वभाव सब थोड़ा अलग ही मिलेंगे दोस्तों। तो ये जो गारो, खासी और जयंत पहाड़ियों में शिलांग के पठार के अंदर आती है। इस पठार में कोयला भी मिलेगा, लोहा मिलेगा और चूना पत्थर के विशाल पठार में विशाल भंडार मेघालय की जो शिलांग है उसमें पाए जाते हैं दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते, भारत के प्रमुख पठारों का वर्णन में वो चीज़ देखी जाती है जो अपन केवल कुछ ही शब्दों में बयां करते हैं, उसको थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, जैसे हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ वो है और इसकी इसमें ये चीज़ें इसमें शामिल है और इसमें ये गुण पाए जाते हैं। तो वर्णन करते हैं क्या है। एक तो दोस्तों हमने पढ़ लिया मालवा पठार वो पढ़ लिया दोस्तों, फिर हमने पढ़ लिया दोस्तों छोटा नागपुर, हमने फिर दक्कन का छोटा नागपुर पठार पढ़ लिया दोस्तों, है ना। फिर छोटा नागपुर पठार पढ़ने के बाद हमने अब पढ़ेंगे हम दोस्तों दक्कन का पठार। कौन सा पठार, दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार के बारे में बात करें, जैसे यह पठार भारत के सबसे बड़ा पठार है ना। तो दोस्तों ये क्या है कि जो ये पठार है दोस्तों, ये भारत के अंदर जो भारत के सबसे बड़ा पठार की बात करें तो सबसे बड़ा पठार की बात है दक्कन का पठार। दक्षिण के 8 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। यह दक्षिण के जो 8 राज्यों है, मान लीजिए कि दक्षिण में कौन कौन से 8 राज्य आएंगे दोस्तों। सबसे पहले दक्षिण में यहीं से उत्तर मध्य प्रदेश से नीचे कैसे दक्षिण में आता है, मध्य का मतलब मध्य, उससे नीचे आएंगे तो दक्षिण। तो मध्य में मान लीजिए कि नीचे आ जाते हैं महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, और नीचे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया ना, केरल हो गया ना। सो फिर आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब क्या है दक्षिणी हिस्सा। इसी में ये राज्य में दक्कन का पठार फैला हुआ दोस्तों। वो की आकृति त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार की क्या किस तरीके से बात करेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि ये हिस्सा इस तरीके से भारत का, ये क्या है भारत का हिस्सा है ना। तो भारत का हिस्सा का तो यहाँ से मध्य प्रदेश हो जाता है। अब त्रिभुजाकार का मतलब कि ये इस तरीके से, किस तरीके से, ये इस तरीके से फैला हुआ है, किस तरीके से, इस तरीके से ये फैला हुआ दोस्तों। और थोड़ा सा अगर बात करें तो ये मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा ये तो भारत हो गया। और भारत के अंदर ये त्रिभुजाकार इस तरीके से, इधर का हिस्सा ये पहाड़ी एरिया है, थोड़ा पहाड़ी एरिया दोस्तों। इस तरह तो थोड़ा पहाड़ी एरिया, ये केरल का थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है। जिस तरीके से इसमें अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डामम की पहाड़ी आ जाती है, और इधर अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में आ जाती है ना। ये इस तरीके से मन्नामलाई की पहाड़ी आ जाती है। इस तरीके से ये त्रिभुजाकार ये पहाड़ी एरिया, पहाड़ में कोई पठार नहीं पाए जाते दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा ये त्रिभुजाकार बना हुआ है। और दोस्तों एक बात एग्जाम क्वेश्चन या पूछा था, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें क्या ले रखा है और आगे डिटेल में पढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों अपनी क्वेश्चन, भारत पठारों में दक्कन का पठार चस। और दोस्तों ये त्रिभुजाकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों हमारे को दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है सतपुड़ा। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो दक्कन का पठार दोस्तों, जो दक्कन का पठार दोस्तों, ये कितने 600 मीटर, लगभग 600 मीटर के समथिंग फैला हुआ। कितने मीटर फैला है दोस्तों, 600 मीटर के समथिंग फैला हुआ दोस्तों। अब ये 600 में ऊंचाई लगभग 600 मीटर मिलेगी किसकी, दक्कन के पठार। जो मैंने बताया दोस्तों कि जो समुद्र तल हो रहा है तो उससे लगभग 600 मीटर के समथिंग ही इसकी ऊंचाई होती है। इससे थोड़ी बहुत और ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन अधिकतर इतनी ही होती है दोस्तों। तो ये सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल। अब सतपुड़ा मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश, ये तो भारत का हिस्सा मान लीजिए कि इसको भारत को मैं इस तरीके से बना देता हूँ ना। तो भारत देश के अंदर जो ये मध्य प्रदेश है, तो इसमें अरावली और विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा और महादेव। अब इसमें दे रखा है सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल श्रृंखला इस पठार में, यानी कि जो सतपुड़ा है और जो महादेव है विंध्याचल, ये सतपुड़ा और विंध्याचल ये दोनों पहाड़ियाँ है ना। तो ये दोनों इसी में आएगी। दक्कन के पठार की औसत लगभग 600 मीटर है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी इस पठार के अंदर स्थित है, इस तरीके से, यानी कि ये इसी में
किस पूर्वी सीमा इस पठार के पूर्वी पश्चिम, यानी कि जो पूर्वी सीमा है इस पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में तथा पश्चिमी घाट इससे। दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये भारत है ना, तो भारत के अंदर क्या है कि भारत है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के जो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव, तो इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा दे रखा है, तो इससे पश्चिम और पूर्वी ऐसे, तो जो ये पठार है ना, तो ये तो पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट का इसी में, एक तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों इसी में स्थित, किसमें दक्कन हो, ये दक्कन में पठार माला में भी थोड़ा सा आया था। भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से, इसमें थोड़ा सा डिटेल में और बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। अब भारत के प्रमुख पठार की बात करें तो दक्कन के पठार में भी दोस्तों 2 या 3 पठार, जैसे महाराष्ट्र का पठार आएगा सबसे पहले। अब बात करें तो एग्जाम क्वेश्चन आप ध्यान रखें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते तो दे रखा है दोस्तों कि महाराष्ट्र के पठार, महाराष्ट्र के पठार की बात कर दोस्तों, तो इसमें दे रखा है दोस्तों कि महाराष्ट्र के पठार, इस पठार की आकृति त्रिकोण जैसी, यानी कि मान लीजिए कि ये जो स्थिति मतलब दक्कन का पठार हम ये समझ लिया कि ये त्रिकोण की आकृति का ही बना है और इसमें जो स्थितियाँ बनेगी वो त्रिकोण की ही बनेगी। तो त्रिकोण का हम क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिकोण की आकृति का बना हुआ, इस पठार में लगभग 300 मीटर की ऊंचाई, यानी 3000 मीटर समथिंग ऊंचा है। कौन सा पठार, महाराष्ट्र का पठार है ना दोस्तों, तो 3000 मीटर ऊंचा है। दक्षिण पश्चिम में लगभग 900, दक्षिण पश्चिम का मतलब ये समझ लिया आपकी, मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, किस तरीके से ये भारत है ना, और भारत के अंदर महाराष्ट्र तो ये हो गया, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये केरल है ना, ये कर्नाटक और ये सॉरी 2 सेकंड में आपको बताता हूँ, ये महाराष्ट्र हो गया, फिर नीचे आएंगे तो गोवा हो जाएगा, फिर ये केरल हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा। तो इस तरह अब देखो महाराष्ट्र पठार जो इस बार त्रिकोण क्या, यानी कि ये त्रिकोण की आकृति, इसमें त्रिकोण की आकृति मिलेगी। इस बार लगभग 300 ये कितना मीटर था, ये कौन सा 3000 किलोमीटर समथिंग ऊंचा एरिया है। कौन सा जो महाराष्ट्र में जो दक्कन पठार जो त्रिभुज ये इसका भी आकार कितना दोस्तों 3000 किलोमीटर, पर दक्षिण पश्चिम लगभग 200, यानी ये जो दक्षिण पश्चिम मतलब आप समझ रहे दोस्तों, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये एरिया हमारे को 900 मीटर ही मिलेगा, और इधर का जो 3000 मीटर का समथिंग ये मिलेगा, आपको पता है दोस्तों। इसमें आप सब समझ गए होंगे दोस्तों। इसके पश्चिम घाट ताप्ती नदी से दोस्तों, जो पश्चिम ताप्ती नदी दोस्तों, इसके पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये मान लीजिए कि ये पश्चिम है, तो पश्चिम तथा पश्चिम घाट था ताप्ती नदी, इसकी उत्तरी सीमा बनी, यानी कि जो पश्चिम घाट है कौन सा ये, और जो ताप्ती नदी उसकी उत्तरी सीमा बनी, यानी इधर से ये नदी निकलती और इसी में आकर ये अरब सागर में गिर जाती है, तो ये इसका उत्तरी हिस्सा यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। तो इस पठार के अंदर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र, ये शाम कौन से दक्कन के पठार में कौन से आते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग सम्मिलित, यानी कि इस तरह की जो जमीन होती है वो इसमें आ जाती है दोस्तों। अच्छा आप समझ के होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर क्या दे रखा है इसकी डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। फिर जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो दक्कन का ले जाए कि अब आगे बढ़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र के पठार निर्मित लोहा अभ्रक, इसमें बहुत से जो खनिज तत्व पाए जाते, पदार्थ पाए जाते, तो दोस्तों कौन भाग बढ़ते कौन से पठार पाए जाते दोस्तों। महाराष्ट्र के पठार निर्मित लोहा अभ्रक कौन से दोस्तों कौन से तत्व पाए जाते, कौन से पदार्थ पाए जाते, कौन से इसमें जो तत्व है वो कौन से मौजूद है दोस्तों। इसमें बात एग्जाम क्वेश्चन में ऐसा पूछे जा सके कौन से तत्व क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो दे रखा है दोस्तों इसमें कि इस पठार में लोहा भी पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, मैग्नेसाइट पाया जाता है, बॉक्साइट की एल्यूमिनियम का एक है दोस्तों। आपको बता समझ गए होंगे। आवधि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किसमें दक्कन में पठार। इससे काली मिट्टी का आर्कियन दोस्तों, इसमें क्या है काली मिट्टी बहुत अच्छी पाई जाती है, इसलिए इसे काली मिट्टी की आर्कियन भी पाई जाती है दोस्तों। आपको समझ गए होंगे आप। इस पठार को गोदावरी नदी 2 भाग, यानी इस भाग जो कर्नाटक की गोदावरी नदी है, मान लिया जाता है कि आपको मान लिया कि ये भारत है। किस तरीके से दोस्तों, ये मान लिया कि ये भारत है ना, तो भारत के अंदर कर्नाटक की जो कर्नाटक है दोस्तों, ये कर्नाटक हिस्सा, तो गोदावरी नदी जो गोदावरी नदी बंगाल अरब सागर में गिरती है, तो इस प्रकार जो गोदावरी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक का पठार कहा जाता है। तो ये भाग क्या है दोस्तों, इसको एक तो ये भाग हो गया, एक भाग हो गया, तो दोनों भाग विभाजित करती है, जिसे तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक का पठार कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के भाग एक तेलंगाना का पठार यहाँ पे आ जाता है और ये आंध्र प्रदेश हो जाता है। तो एक तो तेलंगाना ये तेलंगाना का पठार हो जाता है, 2 पठार इसमें हो जाते हैं दोस्तों, है ना। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते थोड़ा सा दोस्तों, फिर नीचे दे रखा है दोस्तों आंध्र प्रदेश का पठार, इस पर 2 भाग बांटे, यानी कि इसी पठार में आंध्र प्रदेश का जो पठार दोस्तों, इसमें 2 भाग, यानी आंध्र प्रदेश का पता है दोस्तों। मान लीजिए कि मैं बता भारत देश में हर बार भारत देश नहीं बना दोस्तों, आपको मैं वीडियो में अच्छी तरह समझ दोस्तों। ये हमारा श्रीलंका है। अब आंध्र प्रदेश क्या है दोस्तों, ये तो तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया, ये गोवा हो गया, ये कर्नाटक हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। तो ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश, और इसी के साथ में यहाँ पे आपको तेलंगाना मिला। तो दोस्तों जो हिस्सा है दोस्तों, तो आप समझ गए। तो दोस्तों जो ये कर्नाटक जो तेलंगाना का जो हिस्सा दोस्तों कौन सा,
जो तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश का इस पठार दो भागों में बांटा गया है। तो तेलंगाना पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और इस पठार को दो भागों में बांटा गया। किसको आंध्र प्रदेश के पठार जो दे रखा दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा गया। किसको, तो तेलंगाना का पठार हो गया एक रायलसीमा को पठार, दो पठार में इसको आंध्र प्रदेश पठार को हम बांटेंगे। कैसे, एक तो कर्नाटक गोदावरी नदी, एक तो उत्तरी कर्नाटक को बांटती है और एक तेलंगाना पठार बांटती है। कौन सी, एक तो गोदावरी नदी। और जो तेलंगाना पठार वो आंध्र प्रदेश के जो पठार वो दो भागों में बांटते हैं, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार दोस्तों। इस पठार का निर्माण लावे से हुआ। कौन सा, जो इसके पठार का जो लावे से हुआ, इस कारण से लावा पठार भी से नाम से भी जाना जाता है। इसको तेलंगाना का पठार जो आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। रायलसीमा पठार पर आर्कियन चट्टान, यानी कि इसमें जो आर्कियन यानी कि जो बहुत पुराने समय की चट्टानों से निर्मित दोस्तों, इसी को एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों है ना। तो आर्कियन युगों की जो चट्टानें पाई जाती है, इसीलिए रायलसीमा और आर्कियन जो चट्टानें पाई जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के प्रमुख पठार दोस्तों भारत के प्रमुख पठार के बारे में वो नीचे बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, इस पठार का क्षेत्रफल 18,900 1,90,000 वर्ग किलोमीटर है लगभग, तो इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर लगभग है। इस ये जो क्षेत्रफल दोस्तों, आप ये मत समझिए जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल यानी कि बहुत चौड़ाई पर, यानी कि और ऊंचाई मीटर में ऊंचाई की बात करें तो ये इतना ऊंचा है ना, ये ऊंचाई में बात होगी दोस्तों है ना। तो आपको ध्यान से समझ लो। आप ये बात करें दोस्तों, 800 मीटर लगभग ज्वालामुखी चट्टान दावेदार पर चट्टानों व ग्रेनाइट से बना, किससे, ज्वालामुखी चट्टानों परतधार की बात करें तो परतधार से चट्टानों से ग्रेनाइट से बना हुआ है। कौन सा पठार दोस्तों, ये कर्नाटक का पठार दोस्तों, आपको ध्यान समझिएगा। कृष्णा कावेरी तुम्हारा कि ये पठार दोस्तों, इसमें से नदी यही होके बहती है। कौन कौन सी, जो दक्षिण के एरिया जैसे कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा शरावती और भीमा नदी, इस पठार से बहुत नदियाँ निकलती। अब दोस्तों भारत के हम कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका कौन सा, कि ये जो निर्माण होते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख, इसकी वो कैसे क्या निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है, इससे बात करेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों कर्नाटक का जो पठार दक्षिण का विलीन हो जाता है, यानी कि इसी में कर्नाटक का जो पठार है वो दक्षिण जो एरिया है उसमें विलीन हो जाता है, उसी में वो समाहित हो जाता है। और दक्षिण पहाड़ लगभग 2030 मीटर तक ये पाया जाता है। और इतनी उत्तरी पहाड़ 711 मीटर तक वर्षा हो, यानी 711 मिलीमीटर, यानी कि 711 अपन पेड़ रखेंगे तो 711 मिलीमीटर तक सब हमारे पेड़, ये चंदन सागवान कलेटियम वृक्षों के पाए जाते हैं। इसी में ये किसमें पाए जाते हैं, कर्नाटक के पठार में ये यहाँ चंदन पाया जाता है, सांगवान पाया जाता है, यूकेलिप्टस यानी बड़े बड़े झाड़, जो त्रिकोण झाड़ वो पाया जाता है। मैंगनीज, क्रोमियम, तांबा, बॉक्साइट आदि खनन इसी पठार में ज़्यादा, यानी कि तांबा मिलेगा आपको, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा आपको क्रोमियम कौन से पठार में पाया जाता है, तो ये मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, क्रोमियम, तांबा, ये दोस्तों ये कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, ये भारत के कर्नाटक पठार है उसमें पाए जाएंगे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहाड़ियों की लोहा, इसका यानी कि इसी लोहा यानी कि लोहा भी ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। कोलार क्षेत्र में विशाल सोने की, यानी कोलार जो क्षेत्र, कोलार कौन सा होगा, जो कर्नाटक का कोलार क्षेत्र दोस्तों, उसमें भी सोने के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ज्वार, कपास, चावल इसी में पठारों में होते हैं दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर आगे दे रखा दोस्तों गन्ना, तिल, मूंगफली, तब गन्ना, तिल, मूंगफली और क्या दे रखा दोस्तों, जैसे कि आगे भारत के प्रमुख पठार में तंबाकू, नारियल, काफ़ी दोस्तों, गन्ना, तिल, मूंगफली, तंबाकू, फल, नारियल, काफ़ी, ये सब दोस्तों ये दक्षिण में ज़्यादा। भारत के प्रमुख पठार अंतर्जातीय बलों से उत्पन्न पठार, यानी कि अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतीय जलपात, तटीय पठार, ये हमें इस किसी बात अंतर्जातीय बलों यानी कि अंतर्जातीय बलों से ये अंतर पठार और पर्वतीय पठार, तटीय पठार, ये गुंबदा पठार और बाहर जाती पठार, ये हमें मिलता है दोस्तों, किसमें, इसमें ये मिलता है दोस्तों, गुंबदा का पठार। अब दोस्तों ये सब पठार इसमें मिलते हैं, किसमें, अंतर, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े उत्पन्न पठार कौन से होते हैं, ये इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। इनका निम्न प्रकार से किया जा सकता है, किसका, इनका वर्णन निम्न प्रकार से किस तरीके से, जैसे मान जलीय पठार, तो जलीय पठार की बात करें तो किस तरीके से इन पठारों ने अब एक तो अंतर्जातीय में हो गया तो गुंबदा का पठार हो गया है ना। मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे कि जो अंतरा पर्वतीय यानी कि जो पर्वतों के अंदर होते हैं वो पठार है ना। मान लीजिए बहुत सारे पर्वत है, मान लीजिए कि बहुत सारे, मान लीजिए ये जो कुछ पर्वत है ना दोस्तों, ये पर्वत, इसके अंदर कुछ पठार होते हैं, ये पठार होते हैं, ये तो अंतरा पर्वतीय पर्वत पादी, मान लिया इन्हीं पठारों के ऊपर भी पर्वत, इन्हीं के भी ऊपर होते पठार है ना। तो इसके ऊपर पठार यानी अंतर पर्वत पादी पठार। फिर तटीय पठार की तो दोस्तों मान लीजिए कि कोई पठार है, उसी के तट पर एक और पठार पाया जाता है ना, ये तटीय पठार। तो इस तरीके से ये मान लीजिए ये सभी पठार। और गुंबदा पठार में नीचे मैं बताऊंगा गुंबदा का पठार कौन सा, तो गुंबदा पठार की बात करें जिसमें दोस्तों क्या होता है, एग्जाम क्वेश्चन गुंबदा पठार किसको, भाई जाति पठार में, अंतर्जातीय पठार में कौन से बल से कौन से पठार, ये आपको तटीय पठार हो जाते हैं, पर्वतीय पठार, पादी पठार, इस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो आगे बात ये गुंबदा का पठार की बात करें दोस्तों, गुंबदा का पठार में मान लीजिए कोई पर्वत है तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पठार यानी कि बहुत ऊंचाई पर जाकर कोई पठार होता है तो उसको गुंबदा का पठार बोले, यानी कि जो कि गुंबद के आकार पठार यानी कि पर्वत के ऊपर तो होता ही है और उसकी जो ऊंचाई होती है उसी के आधार पर वो नीचे से पठार होता है, लेकिन ऊपर जाकर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, कैसे, जैसे मान लीजिए कि
ये पर्वत है ना, ये पर्वत है ना। अब पर्वत के ऊपर कोई पठार है, मान लीजिए कि ये पर्वत है, ये पठार है। अब तो ये इस तरीके से गुंबदाकार, ये इस तरीके से ये पठार हो जाता है। इस तरीके से पठारों पर ये गुंबदाकार पठार हो जाता है दोस्तों। शायद आप समझ के होंगे। बहिर्जातीय बलों से उत्पन्न बहिर्जातीय बलों से कौन कौन से मान लें निम्न प्रकार से होता है, किस तरह इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जलीय पठार, इन पठारों को नदियों द्वारा सागरों तक पहुँचने से उनके घर जलीय पठार जो होते हैं, इन पठारों का निर्माण नदियों द्वारा तथा सागरों तक पहुँचने से पहले उनके द्वारा बहाकर लाए गए लावा। दोस्तों जो आपने कभी देखा होगा पानी जब जो नदी से जाकर बहता है दोस्तों, तो उसके पानी के साथ बहुत सारे ऐसे मिट्टी कंकड़ बहुत सारे ऐसे रेत वगैरह आती है दोस्तों, वो जगह इकट्ठी हो जाती है। उससे फिर वो जलीय पठार से फिर जो पठार का निर्माण बहुत इकट्ठे होने से पठार का निर्माण हो जाता है दोस्तों। वो नदियों द्वारा सागरों जल तक पहुँचने से पहले इनका निर्माण हो जाता है। जब पानी सागर तक पहुँचे उससे पहले ये सब उसमें आकर मिल जाता है और पानी तो नदियों में पहुँच जाता है, उससे पहले ये वहाँ पे नीचे जम जाता है। तो आपको सच समझ क्यों पदार्थों के जमाव से होता है वायु भी पढ़ने से, इसके नाम से इस पे वायु निर्माण वायु। जैसे अभी मैंने बताया गया जो वायु के द्वारा भी वायु जब मिट्टी को जब जमीन के ऊपर वायु प्रेशर हो जाता है तो उस पर भी मिट्टी उड़ के वहाँ पे एक ऐसा निर्माण कर देती है जिससे कि वो वायु द्वारा पृथ्वी कट जाती है, धूल कण जो होते हैं वो कट जाते हैं और वहाँ से वो धूल ऊपर उठ जाता है, वहाँ पे ऐसा मतलब एक खड्डे ऐसा निर्माण हो जाता है। तो इसी तरीके से वायु द्वारा भी समतल भूमि पर निर्माण हो जाता है दोस्तों। कैसे? जब वायु चलती है, भयानक वायु चलती है यानी कि बहुत तेज हवा चलती है तो वायु द्वारा इसका निर्माण हो जाता है। इन पठारों का निर्माण वायु परिवर्तन होता है, परिणाम स्वरूप होता है, यानी परिणाम स्वरूप यानी कि उसके द्वारा होता है, उसके फल स्वरूप होता है, यानी कि उसके आधार पर होता है या फिर उसके वजह से होता है। इस तरीके से फल स्वरूप परिणाम होता है स्वरूप। आपको शायद समझ की होगी। हिमानी पठार की बात करें तो हिमानी पठार ये सब कौन से पठार दोस्तों? ये हम बात करें बहिर्जात के यानी कि बाहरी आवरण के द्वारा पठार बन रहे हैं। हिमानी पठार इस पठार हिमानी यानी मान लीजिए हिमानी पठार में बर्फ जब धस जाती है, नीचे आ जाती है तो उसे गठन निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में हिमानी क्रियाते अपर्दन। अब हिमानी क्रिया अपर्दन बर्फ के नीचे धंसने से ऊपर पठार का निर्माण, यानी कि मान लीजिए ऊपर से कोई नीचे बर्फ घिस जाती है तो नीचे क्या होता है कि या तो ऊपर से वो हिस्सा सपाट हो जाता है और नीचे आके जब धंसने से वो भी हिस्सा सपाट होता है, इस तरीके से पठार का निर्माण हो जाता है। तो इससे परिवर्तन से होता है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के कुछ अंटार्कटिका में तो सामने बर्फीला ऐसा बहुत ही ठंडा एरिया, तो सबसे ठंडा एरिया बर्फीला अंटार्कटिका में, जैसे 98.2 डिग्री वहाँ पे सेल्सियस डिग्री वहाँ पे पाया जाता है, सबसे ठंडा प्रदेश दोस्तों। तो वो देश है दोस्तों। तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जो है दोस्तों वो इनके कुछ उदाहरण है। इसी वजह से हमारे पठार इसी वजह से क्योंकि वहाँ मिट्टी कम है लेकिन बर्फ ज़्यादा दोस्तों, वैसे उदाहरण है। उच्चमय पठार, इस पठार को तो ज्वालामुखी दोस्तों लावा निकल कहते हैं, उसके ज़्यादा दोस्तों अभी आपने देखा होगा जो ज्वालामुखी होता है दोस्तों उष्यंत पठार उसी को बोला है। जैसे मान लीजिए इन पठार होते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से, मान लीजिए ज्वालामुखी जब ऊपर से उद्गार होता है ना दोस्तों नीचे ज़मीन से, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे लावा आता है, बहुत सारे पदार्थ आते हैं, बहुत सारे तरल पदार्थ, बहुत सारे ऐसे ऐसे तत्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेनाइट लोहा न जाने सियाल न सिलिकॉन न जाने ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं, मिट्टी निकल लावा निकल, तो उससे भी ऊपर आके जब ठंडा हो जाता है दोस्तों ये क्या है कि एक परतदार जम जाता है और ये काफ़ी निर्माण कर देने की फैला हुआ निर्माण कर देता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है दोस्तों। जब आपने देखिए ज्वालामुखी फूटते हुए देखा हो तो आप हैरान हो जाओगे कि ये ज्वालामुखी फूट रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या उद्गार हो रहा है, मैंने कि उथल मचती है दोस्तों वहाँ पे। ऐसा मतलब एक उबाल अंदर से आता है दोस्तों, अंदर तो ऐसा अंदर से फूटता है दोस्तों। तो ये पठार उत्पत्ति ज्वालामुखी लावा में लावा निकलने के कारण तो उसके ज़्यादा फैलकर जमा हो जाने के कारण होती है। अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको पता है ज्वालामुखी जो उससे नीचे ऊपर जब ठंडा हो जाता है वो उसके फैलाव जो गर्म होता है तो वो फैल जाता है, लेकिन ठंडा हो जाता है वो जम जाता है, तो वो फैलने के कारण होती है दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप पूरा डिटेल इसमें शायद ये पठार सारा इसमें डिटेल कवर कर लियो दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरा पठार संबंधित पूरा आपको पठार कैसे उत्पत्ति हुई, पठार का निर्माण कैसे होता है, पठार कितने किलोमीटर मीटर में होते हैं, कितने किलोमीटर में क्षेत्र होता है, कौन कौन सा पठार कौन से राज्य संबंधित है, कौन कौन से राज्य में कितना उसका एरिया है, कौन सी नदी कौन सा उसको दक्षिण एरिया उत्तर दक्षिण एरिया बांटती है, और कौन सा पठार सबसे ऊँचा है, कौन सा बड़ा, और पर्वत का पठार जो कौन कौन से बलों द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, और कौन सा पठार कौन से द्वारा बनता है, किसके द्वारा पठार बनता है, सारा वीडियो हमने इस वीडियो में कवर किया दोस्तों। तो शायद आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप अगर आपको पसंद आया दोस्तों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।